हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसडीएस फाउंडेशन में। और हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन जो है उसमें हम रिफ्रैक्शन में कुछ चीज़ों की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन में कि लाइट रिफ्रैक्ट होती है। हम बाल्टी लेते हैं, अगर बाल्टी लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, तो उसके नीचे अगर कुछ नींबू वींबू रखा हुआ है, तो अगर मैं साइड से देखूंगा तो मुझे थोड़ा अप दिखेगा, मतलब बॉटम ऑफ वाटर अप दिखेगा मुझे। इसका मतलब था कि लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है मेरी। मतलब लाइट एक मीडियम से अगर मीडियम 1 बात कर रहा हूँ, मीडियम 1 और मीडियम 2, अगर एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो क्या हो रही है, अपना पाथ इसका नेचुरल पाथ ये होता, लेकिन नहीं, वो चेंज कर रही है अपना पाथ कुछ, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट एनी मीडियम बाय विच इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। इसमें पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्लैब की। हम थोड़ा बात करते हैं स्लैब की बात करते हैं, ठीक है। स्लैब की अगर बात करें, हमने ग्लास स्लैब लिया और ये हमारा ग्लास स्लैब है। वो पिन वाला एक्सपेरिमेंट तो करा होगा आपने, जिसमें हम पिन लेते थे और लाइट डालते थे, उसके बाद वो रिफ्रैक्ट होती थी और उसके बाद वो फिर से रिफ्रैक्ट हो जाती थी, ठीक है। मतलब और अपन नीचे से देखते थे, 2 पिन नीचे भी लगाते थे और उससे देखते थे। जैसे कि पहले 2 पिन यहाँ लगाते थे और फिर यहाँ से देख के ऑब्जर्व करते थे, अपनी आँख इधर होती थी, ऑब्जर्व करके 2 पिन और लगाते थे इस डायरेक्शन में। और बेसिकली इन दोनों को यहाँ पे 2 पिन लगा दी, अब इनको ज्वाइन करा और ये पॉइंट, इनमें भी पॉइंट ज्वाइन करा, 2 पॉइंट ज्वाइन करके नेल से ये, ठीक है, 1 2 और यहाँ पे भी 2। तो इंसिडेंट रे होती थी ये होती थी हमारी इमर्जेंट रे, और बीच वाली रे होती थी रिफ्रैक्टेड रे। तो ये अगर लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही थी स्लैब को, और ये वाली लाइन इस स्लैब को इस पॉइंट पे मीट करती थी, तो हम उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते थे और फिर हमारी कौन सी रे आती थी, ये रिफ्रैक्टेड रे आती थी, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे, और नीचे वाली इमर्जेंट रे, ठीक है, जो इमर्ज करती है, इमर्जिंग रे बोलते हैं उसको। तो ये 3 तरह की रे होती थी। हम ध्यान रखेंगे कि इमर्जिंग रे, ग्लास स्लैब में जो इमर्जिंग रे होती है वो पैरेलल होती है किसके, इंसिडेंट रे के। तो इंसिडेंट रे के वो पैरेलल होती है, मतलब जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे की होगी हमारी, वही डायरेक्शन हमारी इमर्जेंट रे की भी होगी, जो इंसिडेंट रे की होगी वही इमर्जेंट रे की डायरेक्शन होगी हमारी, ठीक है। ये हमारा बात हो गई कि हमारी इमर्जेंट की भी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, इमर्जेंट की भी डायरेक्शन हमारी सेम होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, इंटरफेस चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पर एयर है, एयर से लाइट आ रही है, ये टॉर्च है, इसको मैं टॉर्च बनाऊंगा, ठीक है। हमारी टॉर्च से लाइट आ रही है, तो ये एयर है, किसी भी चीज से लाइट आ रही है, बेसिकली हम देख रहे हैं इसकी इमेज इस तरह से, ये लाइट यहाँ से यूं जाकर यूं जाएगी, ठीक है। एयर से पहले ये लाइट जो जा रही है वो ग्लास में जा रही है, ग्लास से ये जा रही है फिर से एयर में। तो एयर से ग्लास में, एयर बाय ग्लास लिख दूं, और फिर ग्लास से एयर में, ग्लास बाय एयर लिख दूं, कट जाते हैं ये दोनों, और मतलब बेसिकली इक्वल्स टू क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि दोनों पैरेलल है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है। अब ये बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको बटा में लिख दिया और कैसे मैं काट दिया, क्योंकि एक टर्म आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा अनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे हम। पहले हम बात करते हैं कि इमर्जेंट रे यहाँ हो गई, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ हो गई, ये वाली चीजें हो गई है हमारी। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है, हम एक फिनोमेना की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान रखना, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होता है हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमेना। मतलब लाइट एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में जाती है, उसकी स्पीड चेंज होती है, इसलिए ही उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, हम ये बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स ने यही बताया है और हम यही जानते हैं, ठीक।
रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन के लॉस की बात करना चाहेंगे कि रिफ्रैक्शन के लॉस क्या क्या होते हैं। रिफ्रैक्शन के लॉस, तो रिफ्रैक्शन के लॉस में पहला रूल क्या होता है कि इंसिडेंट रे, पहला रूल तो वही है, सेम ही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे और कौन सी रे, इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे। तो ये क्या होती है, आर इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन सेम प्लेन में होती है, सॉरी ये सेम प्लेन में होती है। ये रूल हमने किस में भी देखा था, रिफ्लेक्शन में भी देखा था, सीन इन रिफ्लेक्शन ऑल्सो, रिफ्लेक्शन ऑल्सो, रिफ्लेक्शन में भी ये देखने को मिलता है रूल। दूसरा रूल क्या है इसमें, जो एक रूल है इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये हम इसमें बोलते हैं, मिरर में बोलते हैं। इसमें क्या बोलूँगा मैं, रिफ्रैक्शन वाले में क्या बोलूँगा, ध्यान से सुनो, पहले कंफ्यूज मत हो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, एक में एल आता है, में आर आता है। रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो मिरर के द्वारा होता है, रिफ्रैक्शन हमारा लेंसेज के द्वारा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब कोई रे पास करती है एक मीडियम से, जैसे कि ग्लास स्लैब में कर रही थी, तो ये था एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आई था एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो हमारा आर है वो है, इसको आर जो है एंगल ऑफ क्या है मेरा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी इसकी एक होती है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दोनों का साइन ले लो और डिवाइड कर दो, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको, कि साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कांस्टेंट वैल्यू क्या बोलते हैं, जो ये कांस्टेंट सी है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांस्टेंट वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है हमारी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, ठीक है, वो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, डिटेल में बात करते हैं थोड़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब हमको ये तो पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है, लेकिन होता क्या है, एक कांस्टेंट होता है लेकिन होता क्या है, एक मीडियम से लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, एक लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है मेरी, ठीक है, और इसका एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है, आई था फिर आर हो रहा है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें स्पीड अलग अलग है, इस मीडियम 1 में स्पीड अलग है लाइट की, मीडियम 2 में स्पीड अलग है, इसलिए ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका रीजन तो ये हो गया। तो जब एंटर करती है मेरी लाइट कोई और वो इतनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसका रीजन ये होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डायरेक्शन, या फिर बोले एंगल या डायरेक्शन बोले, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। फिजिकली हम ये डेफिनेशन अगर एग्जाम में आएंगे तो बोलेंगे इट इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। इसको हम नीटा से शो कर देते हैं, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है ये, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है ये, रिलेटिव स्पीड्स पे। जैसे मीडियम 2 की रिलेटिव स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, मीडियम 1 की रिलेटिव स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, लाइट की दोनों की रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करेगा। दोनों के रिलेटिव नहीं, अगर रिलेटिव बोल रहे हैं तो मीडियम 2 की विद रेस्पेक्ट टू 1 बोल रहे हैं, या मीडियम 1 की विद रेस्पेक्ट टू 2 बोल रहे हैं, रिलेटिव अगर बोल रहे हैं तो। और वैसे स्पीड बोल रहे हैं तो सिर्फ मीडियम 2 पे स्पीड बोल रहे हैं एब्सोल्यूट स्पीड, और मीडियम 1 पे अगर स्पीड बोल रहे हैं तो मीडियम 1 में हम एब्सोल्यूट स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात हो रही है हमारी इस तरह से। और डिफरेंट मीडिया पे डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। जैसे कि वैक्यूम की अगर बात करें, अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट ट्रेवल करती है इन वैक्यूम। लाइट 3 × 10⁸ ट्रेवल करती है वैक्यूम में
और एयर में क्या होता है, एयर में थोड़े पार्टिकल आ जाते हैं तो वो थोड़ी स्पीड उसकी कम हो जाती है पार्टिकल आने से, ठीक है। और ये कंसिडरेबली कम हो जाती है वाटर में, और ग्लास में और कम हो जाती है। तो किस ये डिपेंड करता है कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में क्या है, इसी प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक तरह से डिफाइन करता है। ये दोनों लिंक है एक तरह से, जो स्पीड जो चेंज हो रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से लिंक है, मैं ये बात करता हूँ। जैसे कि मीडियम, इसमें स्पीड जो है इसकी वेलोसिटी इसकी v1 है, स्पीड जो बात करूँ, ठीक है, और इसमें वेलोसिटी जो है वो v2 है। तो v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज, v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज in which in mediums 1 and medium 2। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा होगा सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में जो होगा वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब v1 अपॉन v2। v1 और v2 क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2:1। अगर मान लो ग्लास में ट्रेवल कर रही है तो v रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा v ऑफ ग्लास अपॉन v ऑफ सॉरी, अगर डेटा की बात करूं ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और इससे हम देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट है साइन आई बाई साइन आर, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी ये आइडिया में हो जाएगा कि साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और n12 बात करूं, n12, तो n12 इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा v2 अपॉन v1। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 हो जाएगा v2 बाय v1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 आ रहा है तो 2 1 आएगा इधर की तरफ, ऐसे करते हैं। जैसे n1 रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है तो ऊपर क्या लिखो, बाद वाला, और नीचे क्या लिखो, पहले वाला v1। तो v1 आ गया नीचे और v2 क्या है, 2 बाद में, तो v2 आ गया ऊपर। इस तरह से लिखने की ये ट्रिक होती है एक तरह से, ठीक है। अगर कोई वैक्यूम अगर मीडियम है तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देख लेंगे, कोई और है तो उसके रेस्पेक्ट में देख लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो उसको एब्सोल्यूट क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। अगर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस टर्म की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की बात करूं, किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, तो उसमें विद रेस्पेक्ट टू अगर एयर की बात करूं तो स्पीड ऑफ एयर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट आएगा इन एयर, ठीक है, स्पीड ऑफ एयर नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और जो मीडियम आएगा फिर ये आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस स्पीड ऑफ लाइट के अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं देख रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम पे अगर कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कब होगा, जो मेरी स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है उस मीडियम पे वो क्या हो जाएगी, मेरी ज़्यादा हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ग्लास में क्या देखते हैं, ग्लास में स्पीड लाइट कम होती है थोड़ी सी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एयर में लाइट सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है तेज, अच्छा वैक्यूम में सबसे तेज ट्रैवल करती है, लेकिन लाइट में थोड़ी सी कम तेज ट्रैवल करती है जो एयर में होती है। एयर में अगर बात करूँ तो तेज ट्रैवल करेगी, ग्लास से तो तेज ट्रैवल करेगी ना। तो जो इन्वर्स रिलेशन है वो ये बोलता है कि अगर तेज ट्रैवल कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कम हो जाएगा। तो जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम ही होता है, 1.003 के आसपास होता है ये, 1.0003, मतलब क्लोज टू 1 होता है, अप्रॉक्सिमेट 1 होता है, लेकिन 1 से थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि स्पीड थोड़ी कम हो जाती है वैक्यूम से। क्योंकि 1 किसका बोलेंगे, n1 किसका होगा, वैक्यूम का, ये लिख लो, n=1 किसका है ये, वैक्यूम का, n=1 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वैक्यूम पूछे तो मैं वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है क्या, ठीक है।
तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.003, ठीक है। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.31, ठीक है। कुछ और चीजों के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, कुछ और चीजों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, जैसे वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो हो जाएगा 1.33। और केरोसिन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, केरोसिन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1.44, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यूज है 1.31, 1.33, 1.44, ये इंडेक्स वैल्यूज हैं हमारी, ठीक है। तो आइस की हो गई, वाटर की हो गई, केरोसिन और ज़्यादा हो गई, ग्लास को करेंगे तो और अलग होगा ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे क्राउन ग्लास, और क्राउन ग्लास की होती है 1.52, क्राउन ग्लास की 1.52 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हो गई बहुत की हमारी। तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, हमने क्या बोला, डेंसर मीडियम में लाइट स्पीड से ट्रेवल नहीं कर पाती, तो लाइट की स्पीड अगर कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? ज़्यादा। तो तुम देख रहे हो अगर मीडियम जितना डेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उतना ही ज़्यादा होगा जितना मीडियम डेंस है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तो हम देखना चाहेंगे अब रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज की बात करते हैं। एक स्फेरिकल लेंस है, उसके दो सरफेसेस होते हैं। एक तो स्फेरिकल लेंस मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, मैं बहुत तरीके से स्फेरिकल लेंस बना सकता हूँ अपना, ठीक है, बहुत तरीके से स्फेरिकल लेंस बना सकता हूँ। इसकी बेसिकली दो सरफेस होती है, ये इसकी सरफेस 1 S1 बोल दूँ, ये सरफेस 2 S2 बोल दूँ। ये सरफेस कर्व भी हो सकती है, ये सरफेस प्लेन भी हो सकती है, ठीक है। और अब मैं बात करूँ, इसकी भी दो सरफेसेस हो गई। इसकी S1 S2 इसमें दोनों क्या है? S1, S2 इसमें दोनों कन्वेक्स हैं, ठीक है। कन्वेक्स बाहर निकले वाला पार्ट को कन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये अंदर जा रहा है तो उसको कनकेव बोलेंगे। तो ये प्लेनो नहीं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। डबल कन्वेक्स मिरर बोल देते हैं, डबल कन्वेक्स मिरर नहीं है, डबल कन्वेक्स लेंस हो गया, डबल कन्वेक्स लेंस। ये जो है ये कनकेव कन्वेक्स लेंस, कनकेव कन्वेक्स लेंस हो गया। एक साइड कनकेव है, दूसरी साइड कन्वेक्स है, तो कनकेव कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे देखेंगे तो एक साइड तीसरे लेंस से बात करेंगे तो एक साइड क्या है इसकी, इसमें थोड़ा शेड कर देते हैं। एक साइड क्या है इसकी, एक साइड इसकी प्लेन है, दूसरी साइड क्या है? कन्वेक्स। तो इसको बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो ऐसे हम लेंसेज को डिवाइड कर सकते हैं कि अलग अलग तरह के लेंसेज होते हैं, क्योंकि इसमें दो सरफेसेस होती हैं। तो बेसिकली दो सरफेसेस होने के कारण इसमें क्या मिलेगा आपको? फोकस भी क्या होते हैं? दो होते हैं। फोकस भी क्या होते हैं? दो होते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं, दो सरफेस होने के कारण सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि लेंसेज में क्या होता है, क्या आपने अभी टच करके देखा होगा लेंसेज को? जैसे कि मैग्नीफाई ग्लास के जो लेंसेज होते हैं, जो कि छोटे वर्ड्स को बड़े वर्ड्स में कन्वर्ट करने का काम आते हैं, उनका टच करेंगे तो उभरा हुआ लगता है उनका पार्ट, क्योंकि कन्वेक्स मिरर्स होते हैं, कन्वेक्स लेंसेज यूज हुए होते हैं उसमें, इसलिए, ठीक है। और वॉच मेकर जो घड़ी बनाते हैं उन लोगों को देखेंगे, वो भी इस तरह के लेंसेज को यूज करते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट जो हमारा मटेरियल होता है, हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ये बाउंड होता है दो सरफेसेस से, ठीक है। हम बात कर ली सरफेसेस की, डबलो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स और ये कनकेव कन्वेक्स लेंस, इनकी हमने बात कर ली है। अब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन कैसे कैसे होता है। तो ऐसे लेंसेज ये होते हैं, ये वाले लेंसेज जिसमें दोनों टाइम क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, हमारा स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स टाइप होता है। तो ये हमारे मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग होते हैं, ठीक है। ये वाले क्या होते हैं? कन्वर्जिंग होते हैं, फोकस से मीट होता है। और दोनों साइड अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लूँ, कॉन्वेक्स लेंस ले लूँ, सॉरी कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस ले लूँ, सॉरी कन्वेक्स लेंस ये होता है। कनकेव लेंस अगर दोनों तरफ ले लूँ मैं, कनकेव साइड दोनों तरफ ले लूँ, तो ये डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज करता है लेंस ये। तो ये डाइवर्जिंग मिरर लेंस होता है। ये कन्वर्जिंग लेंस होता है मेरा, दोनों प्लेनो कनकेव वाला, ठीक है। और ये डाइवर्जिंग होता था, कब ये कंप्लीटली डाइवर्जेंट लेंस हो जाता है। तो इस पर अगर कोई लाइट डालोगे तो कन्वर्ज करेगी कन्वेक्सो पे, डबल कन्वेक्स पे। डबल कनकेव पे कोई लाइट डालोगे तो डाइवर्ज करेगी लाइट, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। ऐसे होता है। तो कोई सा भी लेंस हो इनमें से, ये सब कौन से स्फेरिकल लेंसेज कहे जाते हैं? क्या कहे जाते हैं? स्फेरिकल लेंसेज मेरे
कहे जाते हैं। सेंटर ऑफ दिस फेयर, सेंटर को कहा जाता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और ये दोनों साइड होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर साइड भी उधर साइड भी लेंसेज के, ठीक। तो और इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स, जो दोनों सेंटर के द्वारा जो इमेजिनरी लाइन पास करती है उसको प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं। ये हमारी इसमें बात हो गई। तो ये लेंस है, जैसे कि ये वाला लेंस है, इसमें जो बात कर रहे थे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों मैंने कन्वेक्स ले लिए हैं इस केस में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा यहाँ पे भी होगा, इधर भी होगा, एक इस सरफेस का ये हो गया, इस वाली सरफेस का इधर हो गया राइट साइड में, ठीक है। इसके बाद अब जो लाइट, पहले बात करते हैं टर्म्स की, ये फोकस हो गया दोनों तरफ फोकस। तो यहाँ पे F1 C1, यहाँ F2 C2 सेकंड नंबर दे देते हैं, F1 C1 F2 C2। और इसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, अपर्चर था, अपर्चर क्या हो गया, ये इसका अपर्चर हो गया, ठीक है, अपर्चर। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी हो गई। तो हम देखते हैं लाइट कैसे कैसे ट्रांसफर करती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अगर इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा, मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है, तो ये फोकस पे मीट करेंगी, लाइन सारी फोकस पे मीट करेगी, ठीक है। अगर मैंने कहाँ रखा, पहले रखा थोड़ा सा और आके, तो मेरी वही इसमें इन्वर्टेड होके, और वही फंडा जो हमने कॉनकेव लेंस में किया था, जो मैं अभी बात करूंगा थोड़ा। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ रेस की थोड़ी, कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूँ तो एक लाइन तो ये जाएगी ही, और दूसरी लाइन एक हम बात कर सकते हैं ये वाली लाइन, जो कि अगर मैं यहाँ पे ये क्या बात करते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर, वो बात कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर इसका लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर में फ़र्क होता है, ठीक है। और ये मीट करेगा कहाँ पर, ये मीट करेगा तुम्हारा कहीं और, कहीं भी मीट करेगा, और वहाँ पे तुम्हारा इमेज बनेगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से तुम्हारी इमेज बन जाएगी। और अब बात करते हैं कि इमेज कैसे बनेगी, किस किस तरह से बनेगी। तो पहले कनकेव की बात करेंगे, फिर कन्वेक्स की बात करेंगे। तो हम बेसिकली हम प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव या डबल प्लेनो कनकेव की बात नहीं करेंगे। अब डबल कन्वेक्स लेंस है, डबल कनकेव लेंस, जिसको हम कन्वेक्स लेंस या फिर कनकेव लेंस बोलते हैं, हम उन्हीं के बारे में सारे केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने कन्वेक्स लेंस लिया है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फोकस हो गया इस सरफेस का F1 C1, इस सरफेस का, और इस वाले सरफेस का क्या हो गया F2 C2, फोकस हो गया F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। अब मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस से बनेगी, सारी लाइट्स आके फोकस में मीट करेंगी, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ सारी लाइट ऐसे आके फोकस पे मीट करेगी, तो अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस से बनेगी। और पहले ले आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएंगे, इमेज कहाँ आएगी हमारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएंगे तो धीरे धीरे पास आने की कोशिश करेगी, क्या करेगी, पास आने की कोशिश करेगी, ठीक है। लेकिन डिमिनिश्ड होगी फिर भी, ठीक है, क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी। अभी भी यहाँ पे क्या थी, पहले यहाँ पे फोकस पे जब बन रही थी तब हाईली डिमिनिश थी, सॉरी यहाँ नहीं बनेगी, ये आगे जाएगी थोड़ी सी, मतलब अगर पास आओगे इसके तो ये इमेज दूर जा रही है, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे हाईली डिमिनिश थी फोकस पे, और यहाँ पे क्या थी, डिमिनिश्ड, ठीक है। जब सी पर आते हो, सी तक आते हो, थोड़े और पास लाओगे तो एक पॉइंट आएगा जिस पर ये इमेज मेरी सी पर बन रही होगी, वो पॉइंट क्या होगा मेरा, C2 पे, C2 पे इमेज मेरी सी पे बन रही होगी। और चम्बा देखो पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन सेम होता है, सी होता है। जब हमने मिरर्स में बात करी थी तो मिरर में क्या था, कनकेव मिरर में जो बात करेंगे उसमें भी यही था कि जब अपन C12 पॉइंट ट्रांजिशन पॉइंट था, ट्रांजिशन पॉइंट था C, ट्रांजिशन पॉइंट पे क्या हो रहा था, उस पे ही, उससे पहले तो अगर उससे और इन्फिनिटी के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट था तो हमारी इमेज जो बन रही थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही थी, मतलब उधर के साइड के, ये मान के चल रहे थे हम उधर के साइड में, उसमें था नहीं, इसमें तो एग्जैक्टली है, वहाँ पे था नहीं, इसमें एग्जैक्टली है बेसिकली। तो उसमें तो एक साइड ही बन रही थी, इधर साइड ही मान के चल रहे थे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम इमेज बन रही थी ऊपर नीचे, लेकिन सेम इमेज बन रही थी, इन्वर्टेड थी लेकिन सेम इमेज थी। तो यहाँ पे डिमिनिश होती गई, तो हाईली डिमिनिश, यहाँ पे फिर डिमिनिश क्या, थोड़ी साइज बढ़ती गई, लेकिन डिमिनिश्ड ही रही, इस पोर्शन में डिमिनिश्ड ही रही, यहाँ पे जाके एनलार्ज हो गई। इधर पोर्शन में अगर हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो वो एनलार्ज हो जाएगा,
डिमिनिश से एनलार्ज हो गया। और जब हमारा C2 से लेकर इंफिनिटी के बीच में था तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, F1 से C, F1 से C1। लेकिन जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर इंफिनिटी में चल जाएगा, क्योंकि और आगे चल जाएगा ये, ठीक है। C पॉइंट पे तो यहाँ पे C पॉइंट पे बराबर थे, ठीक है। तो थोड़ा आगे गया तो ये भी थोड़ा आगे गया, एनलार्ज हो गया लेकिन यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमिनिश वाला पोर्शन, यहाँ पे एनलार्ज वाला पोर्शन। अब फोकस पे पहुंचा, फोकस के बाद ही कहानी चेंज होती है। कनकेव में क्या हो रहा था, फोकस के बाद वर्चुअल इमेज बन रही थी, इसमें भी सेम है, इसमें भी फोकस के बाद वर्चुअल इमेज बनती है। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, इधर की साइड नहीं बनेगी, इसमें वर्चुअल इमेज इस साइड बनेगी और एनलार्ज ही रहेगी, क्योंकि अब एनलार्ज ही चल रहा है इसके बाद, तो एनलार्ज ही रहेगी। तो एनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक है, एनलार्ज इमेज बनेगी, सेम साइड पे बनेगी, ठीक है। तो वर्चुअल हो गई है, इरेक्ट हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई। और यहाँ पे जो बन रही है हमारी इधर, वो रियल बन रही है। एनलार्ज डिमिनिश हम यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पे इमेज बन रही है, उस हिसाब से एनलार्ज और डिमिनिश। ये पूरी शॉर्ट ट्रिक है जो तुम ध्यान रखना, एक चीज पूरी दिखा दो। कॉनकेव मिरर इज इक्विवेलेंट टू concave mirror is equivalent to convex lens। concave mirror is equivalent to convex lens। तो कॉनकेव मिरर में जैसी तरह से इमेज बन रही थी वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में बन रही है, नेचर सेम रह रहा है, पोजीशन सेम रह रही है, सब कुछ सेम रह रहा है। मतलब एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका ये कवर पहले ही हो चुका है, दोबारा कवर करने की जरूरत नहीं, ये कवर आपका पहले ही हो चुका है, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार देखने की जरूरत है किस तरह से ये हुआ था, किस तरह से हुआ था, और सेम पैटर्न इसका फॉलो होता है। और एक और बात देखो, जो उसका पैटर्न है हमारा कन्वेक्स लेंस का जो पैटर्न है, तो ये तो हो गया कनकेव मिरर के। और ये बात देखो कि जो कनकेव लेंस आएगा हमारा, कनकेव लेंस, उसका पैटर्न कन्वेक्स मिरर जैसे है, उल्टा उल्टा करके ऐसे। तो कनकेव लेंस का जो आएगा हम उसको देखते हैं, वो उसकी तरह है, कन्वेक्स मिरर की तरह। तो अब मैं कनकेव मिरर लेता हूँ, मेरा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इस पर अपना ऑब्जेक्ट रखता हूँ अलग अलग पोजीशंस पे। यहाँ पे इसका F1, यहाँ पे C1, ठीक है, यहाँ पे F1, यहाँ C1, ठीक है गाइस। तो F2 C2 सॉरी, F1 C1 F2 C2। तो अब अपन को क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है। तो इसमें सेम क्या होता है, इसका कनकेव लेंस है मेरा, ये कनकेव लेंस, वो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, कनकेव लेंस ऑप्टिकल सेंटर। और इसमें मैं दिखा दूं आपको कनकेव लेंस ऑप्टिकल सेंटर, और हम बात कर रहे हैं इन्फिनिटी पे, अब मेरा ऑब्जेक्ट है। तो कनकेव लेंस किसके इक्विवेलेंट होता है, कन्वेक्स मिरर के, कन्वेक्स मिरर के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जो बन रही है वो फोकस पे बन रही है, ठीक है, फोकस पे बन रही है, ठीक है, क्योंकि ये ओ पे जाएगा, ओ पे लाइन डेविएट नहीं होती तो यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है, एक तरह से। क्योंकि पहले तो इमेज बना लिया करो, कई बार रेस बनाने में दिक्कत आती है, पहले इमेज बनानी होती है, क्योंकि याद रखो एनसीईआरटी पढ़ के जाओ पूरा की इमेज कहाँ कहाँ बनती है, उस हिसाब से फिर लाइन ड्रॉ करा करो, दिक्कत नहीं आएगी। पहले लाइन ड्रॉ करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तुम इरेज नहीं कर पाओगे उसको। पेंसिल से करोगे इरेज तो कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको ये राय दूंगा अपनी कि पहले इमेज ड्रॉ करो और फिर रेल बनाओ, ठीक है। तो हमारी फोकस पे बनती है, तो क्या बनती है, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये लाइन तो वैसे यहाँ पे जाएगी नहीं, सॉरी, तो ये वाली लाइन इधर जाएगी, ये तो डाइवर्ज करेगा ना इसको, ये तो डाइवर्ज करेगा इसको, यहाँ पे डाइवर्ज नहीं होगा लेकिन उधर डाइवर्ज होगा। और ये जो हमारी इमेज बनेगी ये फोकस से पास करवाते हैं, ये हम करवाते हैं इधर, ठीक है। हमारी इमेज ये रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, इसको भी देखते हैं थोड़ा, इसको भी देखते हैं, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और कहाँ बनेगी, अब ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये इमेज बनेगी, फोकस पे बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी इमेज। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से चेंज करके कहीं भी पहले रख दूँ, कहीं भी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख दूँ, तो इसकी इमेज किसके बीच में बनेगी, कहाँ बनेगी, फोकस से पहले बनेगी, ठीक है, फोकस से पहले बनेगी। और यहाँ पे ये क्या होगी, ये डिमिनिश्ड ही होगी।
तो इस पार्ट में तो इमेज बनती ही नहीं है, इसमें फोकस के बाद तो इमेज बनती ही नहीं है, कनकेव लेंस में फोकस के बाद इमेज बनती ही नहीं है। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर में भी फोकस के बाद हमारी इमेज बनती नहीं थी, या तो बनती थी तो फोकस से बनती थी, और इसमें हमेशा वर्चुअल बन रही है क्योंकि आता हुआ प्रतीत हो रहा है, आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट भी बन रही है। वर्चुअल इमेज है और कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज है हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। और यहाँ पे ये फोकस पे हाईली डिमिनिश्ड है और वैसे बाकी जगह पे फोकस से वो पे डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। और ये काम आता जाएगा तो ये भी इधर की तरफ ओ की तरफ जाएगा थोड़ा, लेकिन रहेगा एफ और ओके के बीच में ही, ठीक है, उसके आगे नहीं जाएगा। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा शोइंग कैसे करते हैं, हम शो कैसे करते हैं, रे डायग्राम से शो कैसे करते हैं हम इसको। तो पहले मैं अपना कन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ, कन्वेक्स लेंस बना लिया, इसमें मैंने पहले F1 C1 शो कर दो गाइस, आपको मिलेगा F2 C2 को कर दो, ये तो आपको शो करना ही है। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक आपको कन्वेक्स लेंस दिया गया है, उसमें आपको ऑब्जेक्ट बताया जाएगा कहाँ दिया गया है, तो इसकी रे डायग्राम बनाओ। अब मैं आपको पूरा प्रॉपर बताता हूँ कैसे कैसे करना है। पहले फोकस मार्क कर दो, ठीक है, यहाँ पे O भी मार्क कर दो पॉइंट पे, ठीक है, और कुछ अब ऑब्जेक्ट दिया जाएगा कहाँ पे, मान लो F और C के बीच में दिया, F और C के बीच में ऑब्जेक्ट दिया, तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लो किसी भी हाइट का अपने आप से, मन से, ठीक है ना। और क्या करना है, अपन को देखना है कि अगर सेंटर से फोकस के बीच में होती है तो हमको याद होना चाहिए ये सेंटर के बाद, सेंटर में जब थी, एक मन से ही ड्रॉ कर लो, मन से ही, कि सेंटर में जब थी तो यहाँ पे सेंटर में थी, मन से ड्रॉ कर लिया, सेंटर में थी, सेंटर में थी। इसको और पास लाएंगे तो ये थोड़ी और दूर जाएगी, ठीक है। और हमको पता था यहाँ क्या होती थी, एनलार्ज, यहाँ होती थी डिमिनिश, तो एनलार्ज हो जाएगी। तो थोड़ी ज़्यादा साइज की इमेज ड्रॉ कर लो, पहले रे बनाने से पहले ड्रॉ कर लो, मैं तो यही सलाह दूंगा, ड्रॉ बनाने से पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। हम इसको चेंज कर सकते हैं बाद में, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन मैं पहली लाइन में कौन सी बनाने के लिए बोलूंगा, पहली लाइन कौन सी बनाने के लिए बोलूंगा, पहली लाइन बोलूंगा ओ से बनाओ, जो डिफ्लेक्ट नहीं होती वो लाइन बनाओ सबसे पहले। आप इसको स्केल रखो, यहाँ पे अपना स्केल रखो, स्केल रखो और ये वाली लाइन बनाओ, ठीक है। ये लाइन इस वाली को मीट करेगी कहीं पे, यहीं कहीं पे मीट करेगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब लानी है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। और ये पैरेलल लाइन इसको इस वाले पॉइंट से मीट करवाना है फिर आपको। तो स्केल फिर से रखो, फिर से यहाँ पे स्केल रखो एक, ठीक है, स्केल रखेंगे और फिर से ये क्या कर देंगे, मीट करवा देंगे। अगर आपकी ये फोकस में मीट कर भी सकती है, नहीं कर सकते, ध्यान रखना, करनी चाहिए, लेकिन कई बार नहीं करती, कई बार हमारे फोकस और ये एक्यूरेट नहीं बना पाते, हम इक्वल डिस्टेंस में नहीं बना पाते, ये इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं, तो कई बार हम ये नहीं बना पाते। तो क्या करो, चुपके से इस फोकस को जहाँ पे मीट कर रही है, क्योंकि जो इनफाइनाइट से लाइन आएगी, इनफाइनाइट मतलब पैरेलल लाइन जो आती है वो फोकस में मीट करती है, तो इसको फोकस बना दो F1, चुपके से हमने इसको फोकस बना दिया। तो फोकस और इसको थोड़ा सा आगे कर दो जिससे कि लगे कि हाँ ये बराबर है C1, थोड़ा सा बस। और नहीं करना तब भी चलेगा, ठीक है, नहीं करना तब भी चलेगा। यहाँ पे C कर दो कोई दिक्कत नहीं, तो फोकस को शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन C आप इस लाइन के उधर नहीं कर सकते, ध्यान रखना, पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर C करना है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, आपको लग रहा है कि फोकस और ये बराबर नहीं हो रहे, बस यही कर सकते हो आप। तो इसमें देखो C और F के बीच में, और फिर शो करना है कि ऑब्जेक्ट मेरा प्लेस था C एंड F के बीच में, तो मेरी इमेज जो बनी वो क्या बनी, C और इन्फिनिटी पर, C एंड इन्फिनिटी मतलब बियॉन्ड C मेरी इमेज बनी है। फिर नेचर के बारे में लिखोगे, सब कुछ लिखना जरूरी है गाइस, नेचर के बारे में लिखोगे। नेचर क्या होगा, रियल इमेज बन रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है लाइन, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। और फिर बात करेंगे ये हाईली नहीं, एनलार्ज है, क्योंकि ये वाला पोर्शन एनलार्ज होता है, ये वाला पोर्शन डिमिनिश होता है, तो एनलार्ज वाले पोजीशन पे बन रही है, एनलार्ज बन रही है। तो ऐसे प्रॉपर ये जब पेपर ये जब दिखेगा ना, ये जब क्वेश्चन, ये जब आंसर दिखेगा एग्जामिनर को, तभी वो पूरे मार्क्स देगा,
कुछ भी कमी होगी तो एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं देगा आपको, तो ये उसको प्रॉपर दिखना चाहिए। यहाँ पे C2 F2 F1 C1, ठीक है, ये वाली चीज़ से पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है गाइस, तो पढ़ते रहिए, सही रहिए, खुश रहिए। थैंक यू गाइस।